ये क्वेश्चन नंबर 110 साइंस एप्लीकेशन है। एन एटम कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ईच प्रोटॉन हैज अ चार्ज ऑफ +1 एंड ईच इलेक्ट्रॉन हैज अ चार्ज ऑफ -1। बच्चों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो एटम होता है, एटम एक उसको एक ना स्मॉलेस्ट यूनिट बोलते हैं हम लोग मैटर की। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। अब स्मॉलेस्ट के बाद भी ना इसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है। वो है आपके जो इसके सब पार्टिकल्स बोले जाते हैं। दीज आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये मिलकर के एक एटम को बनाते हैं। इसमें एटम में जो नंबर ऑफ, अब एक इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, कई सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। डिफरेंट एटम्स जो होते हैं अलग अलग एलिमेंट के, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। बट अब बात करें कि कोई जो है, मान लीजिए कि आयरन है, कैल्शियम है, या दूसरे जो भी एटम्स हैं इनके, उनमें एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम आर इक्वल। राइट, लिखा हुआ है यहाँ पर, रिमेंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये चीज़ आपको मैं यहाँ बता देता हूँ पहले ही। एंड एक चीज़ और दे रखी है, ईच प्रोटॉन हैज़ अ चार्ज ऑफ +1। राइट, यानी 1 प्रोटॉन है चार्ज। अब वो चार्ज कितना है, ये आपका +1, और वो चार्ज की जो यूनिट होती है कूलाम्ब होती है। कूलाम्ब को हम लोग C से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? दैट इज C। राइट, एंड 1 इलेक्ट्रॉन हैज चार्ज that is -1 coulomb. राइट, अब पूछा है हमें, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, पार्ट ए। व्हाट इज द चार्ज ऑन एन एटम। ठीक है, मान लो कि एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम कंसीडर कर लेंगे, लेट द number of protons and number of electrons both be x। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये देखो आप कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है। अब एक एटम के अंदर ये दोनों ही होते हैं
और जब हम चार्ज की बात करते हैं तो टोटल चार्ज जो होगा वो आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स प्लस चार्ज ऑन प्रोटॉन्स, ये दोनों हमें काउंट करने पड़ेंगे, कैलकुलेट आउट करने पड़ेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं हम, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन कैरीज -1 कूलाम चार्ज, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, हमने दोनों को ईच के लिए x लिया है, तो x इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वी विल मल्टीप्लाई x बाय -1। तो ये जो चार्ज होगा वो एक एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे कि x इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पर -1 कूलाम का चार्ज होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से चार्ज ऑन प्रोटॉन्स, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं वो भी हमने यहाँ पर x लेट किए हैं, और एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, दैट इज +1। अब हम चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, तो ये हो जाएगा -x और ये हो जाएगा +x, राइट। अब -x + x 0 हो जाएगा। हमारा किसी भी एटम पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये यहाँ इस क्वेश्चन में बताया गया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, याद रखना। आने वाले स्टैंडर्ड में आप या 8th ऑन बार 7th में भी आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में बताया जाता है साइंस में, आपको ये अभी से कर लेना चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं और उन दोनों पर जो चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव पॉजिटिव दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल जब हम कैलकुलेट आउट करते हैं तो टोटल चार्ज एक पर प्लस का x मान लीजिए, दूसरे माइनस का x आ गया, +-x 0 को जाता है। तो टोटल चार्ज एक एटम पर क्या होता है, 0 होता है। याद रखना, पहले का आंसर आपका 0 आ गया है। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि जो एटम होता है, एन एटम इज, अब कोई चार्ज नहीं होता, 0 कूलाम का चार्ज होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या न्यूट्रल होता है, उस पर 0 चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से, राइट। तो इस तरह से हमारा पार्ट 1 क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखो पार्ट बी करते हैं इसका। व्हाट विल बी द चार्ज ऑन एन एटम इफ इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ, हमने पीछे क्या किया था, लेट किया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना था, x, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने लिए थे हमने, वो भी हमारे x थे, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, एक एटम क्या कर रहा है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या आएगा, आफ्टर लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स x थे पहले, उनमें एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर दिया, तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? x माइनस 1 हो जाएंगे अब। और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम ही रहेंगे x। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि एटम पर इस केस में चार्ज कितना है। नाउ चार्ज ऑन द एटम, एटम पे चार्ज कितना होगा? तो यहां पे देखते हैं, दोनों का प्लस करेंगे। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स प्लस चार्ज ऑन प्रोटॉन्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? यहां पर x माइनस 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी, यहां पर x माइनस 1 इलेक्ट्रॉन बचे हैं जैसा दे रखा है ऊपर, और एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस 1 कूलाम का चार्ज होता है। प्लस का साइन कंटिन्यू रहेगा जो यहाँ दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स x ही हैं और एक प्रोटॉन पर प्लस 1 का चार्ज होता है। अब हम ये चार्ज, टोटल चार्ज फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए माइनस 1 का इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x प्लस 1 आएगा यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पर ये प्लस का x रहेगा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये प्लस का x। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो माइनस x प्लस 1 प्लस x पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा। तो ये 1 कूलाम का चार्ज होगा। ठीक है, प्लस 1, राइट, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गए ना इस केस में इलेक्ट्रॉन से, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन कम है तो ऑब्वियस है वो एक दूसरे के इक्वल, तो उनकी क्वांटिटी है नहीं, यहाँ पर प्रोटॉन की ज़्यादा है, तो यहाँ पर चार्ज जो है पॉजिटिव होगा इस केस में, राइट। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, पार्ट नंबर सी। देखिए क्या करना है आपको पार्ट नंबर सी में। व्हाट विल बी द चार्ज ऑन एन एटम इफ इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। नाउ देखिए पहले हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने लिए थे, हमने x लिए थे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने लिए थे, हमने x लिए थे, दोनों इक्वल क्वांटिटी। अब कह रहे हैं कि अगर एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो आप देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, इट विल बी x, ऑलरेडी थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक और मिल गया उसको, तो x प्लस 1 टोटल इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी हो जाएगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन x ही रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन गेन नहीं करा उसने, इलेक्ट्रॉन गेन करा है, तो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ गई, प्रोटॉन की क्वांटिटी नहीं बढ़ी। अब टोटल चार्ज के बारे में पूछा है, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन एटम, वी हैव टू कैलकुलेट आउट दिस। नाउ चार्ज ऑन एटम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स प्लस चार्ज ऑन प्रोटॉन्स
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने टोटल इस समय x+1 है। एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है -1, इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में रख देंगे और प्लस का साइन। चार्ज ऑन प्रोटॉन की जब बात करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है x और एक प्रोटॉन कितना चार्ज कैरी करता है +1 का, इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में रख देंगे। -1 का x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x -1 आ जाएगा इंटू फर्स्ट ब्रैकेट और इंटू सेकेंड ब्रैकेट इट विल बी x ओनली। ओपन ब्रैकेट नाउ, तो -x -1 प्लस x एंड x बोथ आर नेगेटिव पॉजिटिव है ना, 1 इज नेगेटिव 1 इज पॉजिटिव, they will be cancelled. You are left with only -1 कूलाम। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेने पर, ठीक है ना, उसमें -1 कूलाम चार्ज आ जाएगा एटम पर। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छी तरह से। ठीक है, पॉज करके इसको नोट डाउन करा करो या रिवाइंड करके देखा करो, समझा करो और फिर आगे बढ़ा करो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आई गारंटी कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 111, एन एटम चेंजेस टू अ चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयन इफ इट लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन्स. The charge on an ion is the charge on electron plus charge on proton. Now write the missing information in the table given below. ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि यहाँ एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are equal to the number of protons. ये दोनों इक्वल होते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि ये एक आयन बन जाता है, वो किस केस में बनता है, या तो ये लूज करे या गेन करे। क्या लूज और गेन करे? इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, अगर वो देखो अब ये पॉजिटिव आए, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा, और वो हम कैसे पता करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लो इसमें पहला आयन जो बना है वो हाइड्रोक्साइड आयन है। अब इसमें ना प्रोटॉन जो है +9 दिखाया गया है प्रोटॉन पर चार्ज, और आयन पर जो चार्ज है वो -1 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में हमने यही किया था कि अगर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो ऑब्वियस है नेगेटिवली चार्ज आयन बनना चाहिए हमारा। चार्ज जो नेगेटिव का आया है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आया है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ठीक है, मैं यहाँ बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है हाइड्रोक्साइड आयन पर, इसका मतलब प्रोटॉन पर चार्ज है +9 और इलेक्ट्रॉन पर अगर चार्ज -9 होता तो ये न्यूट्रल हो जाता, कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो -10 होगा। ठीक है, अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरी कर रहे हैं वो -10 कूलाम है, और जो प्रोटॉन्स चार्ज कैरी कर रहे हैं वो आपका +9 कूलाम है। तो अब हम टोटल चार्ज की बात करें हाइड्रोक्साइड आयन पर, टोटल चार्ज ऑन हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब आयन की बात आ रही है तो ये जो हाइड्रोक्साइड आयन बना कब बात करें हम तो टोटल प्लस कर लेते हैं, -10 एक ये हो गया और +9, इन दोनों को ऐड करेंगे
तो ये -10 + 9 -1, तो ये आया नहीं आया इसका, है ना, -1 जो आया है चार्ज वो आयन बना, राइट। इस तरह से आपने समझना है कि अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन कम है किसी एटम के अंदर, तो वो आयन बन जाएगा, ऑब्वियस है। अब देखो सोडियम आयन की बात करते हैं, इस पे प्रोटॉन पर चार्ज कितना है, +11, और यहाँ पर आयन जो है उस पर कितना है चार्ज, +1, यानी +11। अगर यहाँ -11 होता तो 0 हो जाता। अब ये +11 है और यहाँ +1 आ रहा है आयन में चार्ज, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर -10 है, ठीक है। जो +11 और -10 कितना बन जाएगा, +1 आ जाएगा, तो सोडियम का आयन बन गया, राइट। इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी यहाँ पर कम हो जाएगी सोडियम में। एल्युमिनियम के केस में देखते हैं, यहाँ पर 13 है प्रोटॉन पर चार्ज और -10 है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। टोटल चार्ज देखिए -10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज है, तो -10 इसका और +10 इसका मेकअप हो जाएगा। जो आयन पर चार्ज आएगा वो +3 आएगा, क्योंकि प्रोटॉन पर चार्ज ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, +3 ज़्यादा है। हम यहाँ पर आयन वाले कॉलम में उसको मेंशन कर देंगे। अब हम ऑक्साइड आयन की बात करते हैं। यहाँ देखिए +8 है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -10 है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज देखिए, अगर मैं +8 यहाँ से रखूँ और -8 यहाँ से रखूँ तो मेकअप हो गया, एक दूसरे को इक्वलाइज कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। बट -10 है तो -2 यहाँ पर एक्स्ट्रा है। इसका मतलब जो ऑक्साइड का आयन है वहाँ पर -2 का चार्ज होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, सोशल स्टडीज़ एप्लीकेशन है इसमें। और रिमेंबरिंग दैट 1 AD केम इमीडिएटली आफ्टर 1 BC, ठीक है ना। वाइल सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स टेक 1 BC को हम -1 से इंडिकेट करेंगे, राइट, और 1 AD को +1 से इंडिकेट करेंगे। अब देखो यहाँ से ना कंडीशंस देखते चलो, उसके हिसाब से आपने काम करना है। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, रिमेंबरिंग दैट 1 AD केम इमीडिएटली आफ्टर 1 BC। मान लीजिए ये 0 ईयर है और ये हमारा नंबर लाइन है। इसके इधर जो है देखो, एक AD जो लिया है इन्होंने एनो डोमिनी, और BC लिया है बिफोर क्राइस्ट के लिए, एनो डोमिनी बिफोर क्राइस्ट। तो इधर जो है नेगेटिव, इधर नंबर लाइंस पर 0 से राइट जो है पॉजिटिव, इधर प्लस का इधर माइनस का। तो मान लो ये 1 BC है तो इसको -1 से, और ये 1 AD है, ठीक है ना, तो इसको +1 से डिनोट करेंगे। इतना क्लियर हो रहा होगा आपको। द ग्रीको-रोमन एरा when Greece and Rome ruled Egypt started in the year 330 BC and ended in the year 390 AD. How long did this era last? तो हम ए पार्ट को जो सॉल्व करते हैं, हमें नंबर लाइन का हेल्प लेकर ही बताऊंगा आपको। ये मेरा नंबर लाइन है, ये मेरा 0 है। आप कह रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं ना, व्हेन ग्रीक एंड रोम रूल इजिप्ट स्टार्टेड इन दिस ईयर 330 BC, तो यहाँ पर कहीं ये जो है 330 BC है और एंड एंडेड इन द ईयर 395, यहाँ पर ये 395 AD है।
हाउ लॉन्ग डिड दिस इरा लास्ट, तो ये यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से एंडिंग, तो यहाँ से यहाँ तक जो है आपको रेंज फाइंड आउट करना है, राइट। अब रेंज फाइंड आउट कैसे करना है, या तो आप डायरेक्ट जो है इसका क्या करेंगे, 330, ये जो डिस्टेंस है 330 यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक 395 ये ले लीजिए और इन दोनों को ऐड कर दीजिए 395। वो कह रहा है 330 में शुरुआत हुई यहाँ से और 395 AD में वो एंड हुआ रूल जो है। तो कह रहा है हाउ लॉन्ग डिड दिस इरा लास्ट, यानी कितने लंबे समय तक ये इरा, कितने समय तक था ये युग, ये इरा। तो 330 जीरो के लेफ्ट में गया, 395 जीरो के राइट में गया, और ये पूरा उन्होंने शासन करा, है ना। ग्रीको रोमन एरा जो है ये पूरा टाइम तक रहा है। तो कितना हो जाएगा, जब इसे ऐड करेंगे तो 330, 395, दिस इज 5, 3 9 12 1 कैरी ओवर एंड 725 ईयर्स तक। ये 725 ईयर्स तक ग्रीको रोमन एरा था। ये समझ में आ गया आपको। दूसरे वे से क्या करेंगे, हम ना इसका रेंज निकालते हैं। या तो आप रेंज को ऐसे निकालो, एक दूसरा मेथड है रेंज निकालने का। रेंज ऑफ एरा क्या है, ये हमारा प्लस का 395 रहेगा और लेफ्ट में जो है वो रहेगा हमारा माइनस का 330। अब हम जो बिगर नंबर है उससे स्मॉलर को माइनस करते हैं, तो प्लस 395 एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 330। एक ये भी मेथड है। ये हमारा प्लस 395 माइनस माइनस प्लस 330 हो जाएगा। योर आंसर दोनों का सम जो है 725 आ जाएगा। तो हाउ लॉन्ग डिड दिस एरा लास्ट, ऑब्वियस 725 years, right? My answer is 725 year। चलो अब हम पार्ट बी का बात करते हैं। पार्ट बी देखिएगा, पार्ट बी, Bhaskaracharya was born in the year 1114 AD and died in the year 1185 AD. Look at this. फिर से नंबर लाइन, this is 0 on नंबर लाइन, on right side AD, on left side BC। पहले बता दिया मैंने, इस साइड AD चलेगा, इस साइड नंबर लाइन पर BC चलेगा, बिफोर कास्ट जो है। भास्कराचार्य was born in 1114 AD, तो there is a number 1114, ठीक है ना, AD on right side, and died in the year 1185, this is 1185। तो यहाँ पैदा हुए, यहाँ वो ख़त्म हो गए। तो ये वी हैव टू फाइंड दिस रेंज। अब कितनी रेंज है, तो ऑब्वियस है यहाँ पर जब उनको पूछा है कि व्हाट वाज हिज एज व्हेन ही डाइड, जब वो मरे तो उनकी कितनी एज थी, तो हमें इस केस में भी उनकी रेंज अगर निकालते हैं तो 1185, दिस इज़ आल्सो पॉजिटिव। डू यू नो गाइस व्हाई 1185 इज़ पॉजिटिव? बिकॉज जीरो के राइट में जितने भी नंबर्स होते हैं दे ऑल आर पॉजिटिव। तो 1114 एंड 1185 दे बोथ आर पॉजिटिव। So 1185 is bigger number, minus and plus 1114 is the smaller number to find out range. 1185 minus 1114, ठीक है ना। तो ये this is 1185 minus 1114, this is 1 7, तो 71 here,
भास्कराचार्य की जब डेथ हुई तो वो 71 ईयर के थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट सी। देखिए, टर्क्स रूल्ड इजिप्ट इन द ईयर, ये वाला 1517 AD, एंड टर्क्स का रूल के बारे में बताया। क्वीन नेफर्टिस रूल इजिप्ट अबाउट 2900 ईयर्स बिफोर द टर्क्स। चलो नंबर लाइन पे देखते हैं इसको कैसे करना है आपने। दिस इज 0 हियर और नंबर लाइन। अब टर्क्स का जो रूल था, उन्होंने जो रूल किया था वो यहाँ 1517 AD में किया था। ठीक है ना, तो ऑब्वियस है ये प्लस का होगा, दिस पार्ट इज फॉर AD हियर। तो 1517 AD में टर्क्स ने रूल किया, यहाँ टर्क्स, राइट। अब जो नेफर्टिस क्वीन थी उसने इनसे 2900 ईयर्स पहले, 2900 ईयर्स पहले का मतलब है पहले, तो इसको समझो 2900 ईयर्स बिफोर, ठीक है ना, 1517 AD। इसको ये समझ रहे होंगे आप इजीली। तो देखो अब ये नेफर्टिस का हमें एग्जैक्ट टाइम निकालना है कि कब उसने रूल किया था। तो यहाँ से हम बैकवर्ड चलेंगे, यहाँ कहीं देखो 1517 तो यहाँ तक मेकअप हो जाएगा, 0 से जब इधर चलेंगे तो यहाँ तक मेकअप हो जाएगा इस पार्ट तक, लेकिन ये 1517 यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ और कंटिन्यू करेंगे ये, तो यहाँ कहीं जो है टोटल ये जो लेंथ होगी दिस पार्ट, ये 2900 ईयर्स बैक। ठीक है ना, बैक गए हम लोग। तो ऑब्वियस है कैसे हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, देयर इज अ पॉइंट हियर, यहाँ पर कहीं क्वीन नेफर्टिस ने रूल किया होगा। तो इस पॉइंट को हम किस इंटीजर से डिनोट करेंगे, और वो जो आएगा वो हमारा किस में आएगा, BC में आएगा, क्योंकि 0 के लेफ्ट में जो आ रहा है ना वो BC में रिप्रेजेंट हो, BC जो है नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट होगा, और BC बोला जाता है, ये पहले ही बता चुका हूँ, लेफ्ट में आएगा, यहाँ पर बिफोर क्राइस्ट होता है। तो देखो यहाँ पर मैंने करना क्या है, उसका टाइम निकालने के लिए जो प्लस 1517 है, इसमें से 2900 पीछे को जा रहा हूँ, मैं पीछे को जा रहा हूँ, तो ऑब्वियस है जहाँ से लेफ़्ट साइड में जाते हैं वो मेरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ मुझे माइनस करना है 2900 को, केवल ध्यान देना ज़रा क्यों करना है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ से करता मैं तो ये मेरा माइनस का साइन यहाँ लगा लेता अंदर ब्रैकेट के, अगर 0 से शुरू करता, लेकिन मैंने कहाँ से शुरू करा है, AD 1517 पॉजिटिव से शुरू करा है, देन आई विल नॉट पुट नेगेटिव साइन हियर, इट बिकम्स 1517 माइनस 2900। तो ये नेगेटिव का आएगा 2900, दिस इज 1517, हमें इनका डिफरेंस निकालना है, तो ऑब्वियस है 3 9, दिस इज 8 एंड दिस इज अगेन 8 5 3 एंड 1383 इसे वेरीफाई भी कर सकते हो, और ये नेगेटिव होगा आपका, राइट है ना, 9 10 8 एंड 9 एंड 2, ओके राइट। तो ये जो है हमारा, अगर हम आंसर देखो 0 के लेफ्ट में इसलिए -1383 आया है,
अगर हम ये बात करते हैं कि कब एडी में किया या बीसी में किया, एडी में किया तो कितने एडी में किया, बीसी में किया तो कितने बीसी में क्वीन नफरटिस ने रूल किया इजिप्ट पर, तो ये आएगा या तो आप -1383 लिखिए या 1383 बीसी में उसने जो है रूल किया। तो हियर देयर इज अ पॉइंट 1383, ठीक है ना, बीसी, राइट। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। चले हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट डी। Part D, Greek mathematician Archimedes lived between 287 BC and 212 BC, and Aristotle lived between 380 BC and 322 BC. तो ये डी पार्ट आर्किमिडीज का दे रखा है 287 BC टू 212 BC, और अरिस्टोटल का दे रखा है 380 BC टू 322 BC। क्वेश्चन आपको ये पूछा है, हु lived during an earlier period। अर्लियर पीरियड में कौन था, पहले कौन इनमें हुआ था, है ना, ऐसा ही तो पूछा है यहाँ पर। चलो नंबर लाइन पे देखते हैं हम लोग। आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं नंबर लाइन का यूज़ करके। देयर इज अ पॉइंट 0 हियर। अब BC है तो इसके लेफ्ट में आएगा। तो पहले हम आर्किमिडीज के बारे में बात कर लेते हैं। ये आर्किमिडीज का जो, देखिए आर्किमिडीज में जब BC की बात करें हमने तो 212 कहीं यहाँ आएगा BC, ठीक है ना, और 287 BC यहाँ आएगा, यानी ये नेगेटिव आपको साइन के साथ मैंने रख दिया। 212 मैंने लेफ्ट राइट में क्यों रखा है, 287 लेफ्ट में क्यों रखा है, इतना समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है, क्योंकि -212 इज ग्रेटर देन -287, सो इसलिए मैंने इनको इस तरह से अरेंज किया है। अब हम बात करते हैं, देखो ये जो है ये किसका है, आर्किमिडीज का, ठीक है ना, किसका है ये पार्ट, आर्किमिडीज का। आर्किमिडीज, राइट। अब अरिस्टोटल की बात करते हैं, 380 और 322। तो यहाँ पर 322 आएगा और 380 कहीं यहाँ आएगा। तो ये वाला पार्ट जो है मैं इसको डिफरेंट कलर से ले लेता हूँ। दिस पार्ट सोर्स, ये 380 में पैदा हुए 322 में ख़त्म हो गए, ये 287 में पैदा हुए 212 में ख़त्म हो गए BC में। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि जो अरिस्टोटल है, क्या ये आर्किमिडीज से पहले पैदा हुए और आर्किमिडीज से पहले ही मर गए? हाँ जी, ये पूछा है ना, हु लिव्ड ड्यूरिंग एन अर्लियर पीरियड, पहले, अर्लियर, इज दैट राइट? तो आपका जो आंसर होगा, अरिस्टोटल लिव्ड ड्यूरिंग an earlier
पीरियड, राइट ना। ऐसा कुछ नहीं है, आप इंटीजर चैप्टर कर रहे हो, नंबर लाइन को नहीं भूलना आपने, किस स्टेटमेंट को लिखना है ये बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात होती है कि आपको समझ में कैसे आना चाहिए, ठीक है। ये हमने ग्राफिकली बनाया, आपको समझ में आया, वो ज़्यादा बेटर रहता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 113 है, द टेबल शोज द लोएस्ट recorded temperature for each continent. Write the continents in order from the lowest recorded temperature to the highest recorded temperature. अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, इतना बताइए हमें। इनके टेम्परेचर्स राइट कॉलम में मेंशन है और फ़ारेनहाइट उसकी यूनिट है टेम्परेचर की। हमें यहाँ पर इनको अरेंज करना है टेम्परेचर को, और करना किस वजह से है, दे रखा है राइट द कॉन्टिनेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम द लोएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर टू द हाईएस्ट। तो लोएस्ट टू हाईएस्ट, ठीक है ना। अब या तो हम टेबल बना लें, टेबल बनाएंगे तो इसी तरह से दूसरी टेबल में जो आएगा हमारा, यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स आ जाएंगे और यहाँ पर टेम्परेचर आ जाएगा जो आपका फ़ारेनहाइट में होगा, ठीक है। इस तरह से हम एक टेबल बना लेंगे। अब सबसे कम टेम्परेचर किसका है, तो नंबर लाइन पर जो माइनस में, माइनस के बाद में नंबर बढ़ा, माइनस के बाद, ठीक है ना, या नंबर लाइन पर जो नंबर लेफ्ट में लाई करता है, इसके एक्सट्रीम लेफ्ट में लाई करेगा वो लोएस्ट होगा। वो देखिए, तो एक्सट्रीम लेफ्ट में आपका ये नंबर लाई करेगा, ठीक है ना। तो नंबर लाइन बना करके भी आप इसको कर सकते हो। मान लो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है, इसके पहले जो आएगा लेफ्ट में, सबसे पहले लेफ्ट में जो आएगा ये -9 डिग्री आएगा, ठीक है। फिर ये हो गया आपका, और फिर -9 डिग्री के बाद में आ जाएगा आपका 11 डिग्री। फिर ये क्लियर हो गया। 11 डिग्री के बाद आएगा 27 डिग्री कहीं यहाँ पर, ये हो गया। 27 डिग्री के बाद आएगा 67 डिग्री। 67 डिग्री के बाद में आएगा आपका 81 डिग्री। 81 डिग्री के बाद आएगा आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री के बाद में आपका 129, और ये सब के सब जो है ना नेगेटिव है, इतना क्लियर होना चाहिए आपको। 0 के लेफ्ट में आ रहे हैं, ऑल आर नेगेटिव इंटीजर्स, है ना, टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना, और 0। तो सबसे पहला एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका ये आपका -129 डिग्री। दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, -90 डिग्री है एशिया, -90 डिग्री। ये हो गया, ये हो गया। फिर 81 वाला ले लीजिए, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का आपका -81 डिग्री है। उसके बाद आएगा 67 डिग्री वाला आ जाएगा, दिस वन यूरोप। यूरोप का -67 डिग्री है आपका। उसके बाद -27 डिग्री साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का -27 डिग्री, और -11 डिग्री किसका है आपका, अफ्रीका, -11 डिग्री। और फिर आपका
-9 डिग्री ऑस्ट्रेलिया का है। आप इस तरह से इसको अरेंज कर सकते हो, ठीक है। ये आपका लोएस्ट टू हाईएस्ट टेम्परेचर हो जाएगा। डन। (114) Write a pair of integers whose product is -12. और ये ध्यान रखना है, this is an integer and this is the second integer and their product is -12. ये स्टेटमेंट यहाँ से आता है। and there lies 7 integers between them एक्सक्लूडिंग द गिवन इंटीजर्स। अब मान लो, देखो पहले तो हमें पेयर ऑफ इंटीजर्स निकालना है, ठीक है। ये 2 इंटीजर्स हैं, इन्हें फाइंड आउट करना है। पहला काम तो हमारा ये हो जाएगा। दूसरा काम क्या होगा, अब ये जो इंटीजर्स आएंगी हमारी ये वाली, इनके बीच में हमें 7 इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है, इनको छोड़ करके। तो पहले इन इंटीजर्स को निकालते हैं, और इन इंटीजर्स को निकालने का मेथड मैंने बताया था कि कोई एक इंटीजर आप मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, बट ऐसे मानना है आपको कि मानो ये आपने 4 मान लिया, ठीक है। फ्रैक्शनल फॉर्म में तो इंटीजर मानोगे नहीं आपको। अब इसको आप x मान लीजिए, ठीक है। तो इसे हम इक्वेशन बना लेते हैं। अब x इंटू 4 इज इक्वल टू -12। अब x विल बी इक्वल टू क्या, -12, और ये 4 जो है लेफ्ट में मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ है। जब ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 4 बन जा, और 4 3 जा, 3 नेगेटिव है और 1 नीचे है, तो बात वही है, -3 आएगा। तो दूसरी इंटीजर आपकी -3 आ गई, राइट। अब हमारी दोनों इंटीजर्स कौन कौन सी हो गई, एक हो गई -3 और दूसरी हो गई 4। इन्हें मेंशन कर लेते हैं। -3 यहाँ लेफ्ट में ले लीजिए, 4 राइट में ले लीजिए, है बी पार्ट इसका क्वेश्चन का। वो कह रहा है कि देयर लाइज 7 इंटीजर्स बिटवीन देम एक्सक्लूडिंग द गिवन इंटीजर्स। तो वी डोंट हैव टू इंक्लूड -3 और 7, वी हैव टू गिव 7 इंटीजर्स विच लाइज बिटवीन देम। तो -4 और 7 के बीच में इंटीजर्स 7 चाहिए हमें। तो देखिए -2 आ जाएगी, इधर 0 आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ज़रा चेक कीजिए, अब ध्यान देना ज़रा। -2 देखो, -3 के बाद में जो आती है -2, -1 आ रही है, 0 आ रही है, 1 2 3 आ रही है। ये तो 6 इंटीजर्स हुई, केवल 6 हुई है। मुझे चाहिए 7 इंटीजर्स। अब देखो बच्चे, इसको रेंडमली आप ऐसे कर लो, अब रेंडमली हमने 4 लेट कर लिया था इसको, लेकिन उससे हुआ क्या, -3 आया दूसरी इंटीजर। अब -3 और 4 के बीच में तो यही जो है आपकी 6 इंटीजर्स होती हैं। फ्रैक्शनल और डेसिमल फॉर्म तो ला ही नहीं सकते इनके बीच में। तो बोलते हैं कि जी कोई भी नंबर, हम कोई भी इंटीजर यहाँ लेट कर लिया। भाई देखो, ऐसा होता है, एक साथ हिट एंड ट्रायल भी होता है,
ज़रूरी नहीं होता एक बार के एफर्ट में भी आपको, तो ये मैंने इसलिए बताया है कि एक बार के एफर्ट से क्या लोग ट्राई करते हैं बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में कि पहली बार में चले जाते नहीं ना, पहले गिरना सीखो, पहले से प्रैक्टिस करना सीखो इसकी। मैंने इसलिए इसको ये कंसेप्ट इस तरह से लेकर के बता रहा हूँ। आप देखो, मान लो अब मैं इसको डिलीट करता हूँ और ये जो 4 लिया है ना, 4 की जगह मैं 5 तो ले नहीं सकता क्योंकि 5 से -12 डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। 1.4 सॉरी ये आ जाएगा 5 2 2.4 करके आएगा, ऐसे नहीं आना चाहिए। अब मैं इसको ये जो मैंने 2 इंटीजर लिया है, ये -12, इसको मैं 6 ले लेता हूँ, ध्यान दीजिए, तो ये x आ जाएगा, तो ये होगा मेरा x = -12/6, 6 बन जा 6 2 जा, तो x = -2। अब मेरी इंटीजर हो -2 एंड 6। अब देखिए ये -2 हो गई और ये मेरी 6 हो गई। इनके बीच में इंटीजर्स देखते हैं हम लोग, चेक करते हैं क्या वो 7 होती हैं या नहीं होती हैं। तो ये -1, ये 0, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से इंटीजर्स हो गई हैं। ऐसे करना है आपने। पहली बार में बोले कि सर आप -2 ले लो, -3 ले लो, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है x के साथ आप -2 ले लोगे, x के फिर -12 कर लोगे, x के साथ -3 ले लोगे, -12 कर लोगे, x के साथ -4 -12 लेकर के इक्वेशन बनाओगे, जैसे ये बनाया इस तरह से, x × -6 = -12। तो हर केस में पॉसिबल नहीं होता कि 2 इंटीजर आपकी आ जाए, उनमें 7 इंटीजर्स बीच में आ जाएं। आपको समझ में आ रहा है? तो बी पार्ट का ये वाला आ जाएगा 7 इंटीजर्स, और पहले वाली दोनों इंटीजर्स आपकी ये आ जाएंगी। दिस इज द पेयर ऑफ इंटीजर्स। आपको समझ में आ रहा होगा? ओके। क्वेश्चन नंबर 115। फ्रॉम द given integers in column 1, match an integer of column 2 so that their product lies between -19 and -6। तो ये जो -19 और -6 है, इसके बीच में जो इंटीजर्स हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ कॉलम 1 और कॉलम 2 की जैसे मल्टीप्लाई करना है हमने, जैसे -5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, कॉलम 2 में 1 के साथ करें, -1 के साथ करें, 3 के साथ या 2 के साथ करें, और जो प्रोडक्ट आएगा वो -19 और -6 के बीच लाई करना चाहिए। ठीक है, तो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आपको पता है कि -19 और -6 के बीच में जो इंटीजर्स होती हैं वो -18, -17, -16, -15, -14, -13, -12, -11, -10, -9, -8, -7 ये होती हैं। अब प्रोडक्ट जो आएगा वो -19 और -6 के बीच में इनमें से ही आएगा कुछ, है ना। देखते हैं हम लोग। तो इस -5 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट जो है -19 और -6 के बीच में आए। तो -5 को अगर हम 1 के साथ करें पहले के साथ, तो -5 आएगा, -5 -6 के राइट में चला जाएगा। -5 का अगर मैं -1 के साथ, देखो -5 को अगर मैं 1 के साथ करूँगा तो -5 आएगा, नहीं आ रहा उसके बीच में। -5 को अगर मैं -1 के साथ करूँ तो 5 आ रहा है, उसके बीच में नहीं आ रहा। -5 को अगर मैं 3 के साथ करूँ तो -15 आ रहा है। इसका मतलब मैं -5 को -3 के साथ मैच कर सकता हूँ। ये यहाँ इसके साथ मैच कर लिया मैंने, सॉरी ये 3 के साथ मैच कराया मैंने। -5 × 3 इज़
15। ठीक है, अब मेरा 6 को देखता हूँ मैं, इस 6 का मल्टीप्लाई अगर मैं 1 के साथ करूँगा तो 6 आएगा, नहीं आ रहा उसके बीच में। 6 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करा तो -6 आएगा, मुझे बीच में चाहिए, -6 नहीं चाहिए, तो ये ठीक नहीं है। 6 का मैं अगर 3 तो मेरा ऑलरेडी यूज़ हो गया, -2 के साथ करूँगा तो -12, ऑब्वियस ये मेरे बीच में आ रहा है, तो इस 6 को मैं जो है 2 के साथ मैच कर दूँगा, राइट। तो मेरे 2 इंटीजर क्लियर हो गए, ये हो गया, ये हो गया। अब मेरा जो है -7 है, -7 को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो -7 आ रहा है, ऑब्वियस मेरा इसके बीच में आ रहा है ये, तो -7 को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा और बचा हुआ मेरा जो 8 है उसको मैं -1 के साथ कर ही दूंगा, जो -8 आ जाएगा। इस तरह से मेरा मैचिंग हो जाएगी। ध्यान रखना है आपने किस इंटीजर को किसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए। ये देख लेना है कि -19 और -6 के बीच में जो भी इंटीजर्स हैं प्रोडक्ट उनमें से ही आएगा या इन दोनों के बीच में आना चाहिए, ऐसे मैचिंग करनी है। ठीक है, अब ये 116, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज -36। एक इंटीजर, दूसरी इंटीजर, देयर प्रोडक्ट इज -36 and whose difference is 15। इंटीजर, दूसरा इंटीजर, डिफरेंस इज 15। अब ये देखो लेफ्ट से शुरू करते हैं, इस पार्ट को करेंगे पहले। प्रोडक्ट जो है -36 आना चाहिए। मान लो एक इंटीजर आपकी 12 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये इंटीजर हम x कंसीडर करेंगे, फिर ये हो जाएगा मेरा x इज इक्वल टू -36 इधर और 12 इधर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा, 12 1 जा और 12 3 जा। दूसरी इंटीजर आपकी -3 आ गई, राइट। अब देखिए एक इंटीजर 12 है, दूसरा -3 है, इनका प्रोडक्ट तो 12 इंटू -36 वो -3 बिकम्स -36। पहला पार्ट तो क्लियर है, वेरीफाई भी हो रहा है। क्या ये दूसरे जो 12 -3 आया है, जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का कि डिफरेंस इज 15, उसको ही वेरीफाई करता है? तो लेट्स चेक। अब देखो डिफरेंस में हम पोजीशन को चेंज नहीं करते। अगर पहले 12 रखी है, -3 बाद में रखी है, ठीक है, तो पहले -3 और 12 बाद में नहीं रख सकते। अब यहाँ हम ना 12 रख के देखते हैं और यहाँ -3 रख के देखते हैं, तो इसका LHS चेक करते हैं हम लोग, क्या वेरिफिकेशन होगा। तो 12 और ये माइनस का बाहर, माइनस का अंदर बिकम्स प्लस का, और ये 3 इट बिकम्स 15, और ये आपकी राइट साइड है उसके इक्वल आ रहा है। तो ठीक है, ये हमारा वेरीफाई भी हो रहा है और ये 12 और -3 दोनों इंटीजर्स करेक्ट है हमारी। अगर कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर -3 को पहले ले लो और इसमें से 12 को माइनस कर दो, तो देखिए -3 ये -12 आ जाएगा जो -15 बन जाएगा। तो ऑब्वियस है कि सब्ट्रैक्शन में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होती, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं होता कि उनकी पोजीशन को या उनके ऑर्डर्स को चेंज कर दें सब्ट्रैक्शन में तो आंसर सेम आएगा, आंसर डिफ़र करता है, ठीक है।